मैं बहुत ही मनचली चंचल लड़की थी। मेरा घर इलाहाबाद में है, पर हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे 2 भाई हैं। मेरे दोनों भाई मुझे बहुत मानते हैं। मेरे मम्मी पापा की तो बात ही अलग है। मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। श्रेयांश इतने अच्छे थे कि उनसे तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती थी, पर उन्होंने मेरे साथ शादी करने की बात कही और हमारी शादी हो गई। पर पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था कि शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे साथ ऐसा कांड हो गया कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा नाम रेशमा है। मैं बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी। गलत चीज़ तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, पर वक्त ने मुझे चुप रहना सिखा दिया। मैं और श्रेयांश बहुत अच्छे फ्रेंड थे। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने श्रेयांश को देखकर मना कर दिया कि वो बहुत आवारा है, उससे दूर रहा करो। पर श्रेयांश ने साबित कर दिया कि वो कोई आवारा नहीं, बस थोड़ा सा मस्त मौला लड़का है, क्योंकि मेरा छोटा भाई थोड़ा गर्म मिजाज का था। इस वजह से वो चलते फिरते लोगों से भी छोटी सी बात पर भी वो लड़ाई कर लेता था। ऐसे एक बार मेरा छोटा भाई कुछ गुंडों के चक्कर में फंस गया था, जो कि उसके गर्म दिमाग का फ़ायदा उठा रहे थे। इस वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। एक बार मेरे घर में चोरी हो गई और घर के सारे गहने गायब हो गए। जो थोड़े बहुत कैश रखे थे वो भी चोरी हो गए। बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला कि मेरा छोटा भाई ही इस सब में शामिल है। सभी लोग तो नहीं पकड़े गए, पर 2-3 लोग भाई के साथ पकड़े गए, पर गहने नहीं मिले। अब भाई की बात थी, इसलिए भाई को कुछ दिनों तक जेल हुई। फिर पापा ने अपना केस वापस ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई की पिटाई हो। अब बेटा नालायक तो हो सकता है, पर माँ बाप नहीं। मेरा छोटा भाई बाहर तो आ गया, पर उन गुंडों का साथ नहीं छोड़ा। शुक्र था कि घर में बहुत गहने नहीं रखे थे। सभी गहने लॉकर में रखवा दिए थे, जिसकी वजह से सब बच गए थे। और अब तो और सावधानी करनी थी। मेरा भाई फिर गुंडों के संगत में हो गया, और एक बार उन्होंने भाई से भी कहीं डाका डालने के लिए कहा। यह बात श्रेयांश को पता चल गई, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुखी थी। तो पूछने लगा कि संजना क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब मैंने कहा कि मेरा भाई गुंडों के चंगुल में फंसा हुआ है। माँ पापा बहुत परेशान रहते हैं, पर न जाने वह कब सुधरेगा। पता नहीं कैसा कैसा काम करता है। तो श्रेयांश ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे भाई को गुंडों के चंगुल से निकालूंगा। तब श्रेयांश ने मेरे भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। तो श्रेयांश मेरे घर आया और मेरे पापा से कुछ बातें की, जिसकी वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह बात सुनकर छोटा भाई भागता हुआ घर आया और पापा कहने लगे कि बेटा यह सब छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरा कुछ पता नहीं, तुम्हारी इस वजह से मुझे टेंशन हो गई है। तो भाई ने कहा कि पापा आप ठीक हो जाइए, मैं बहुत जल्दी ये गलत काम छोड़ दूंगा। अब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। उन गुंडों का फ़ोन आने लगा, तो मेरे भाई ने मना किया कि मैं अभी नहीं आ सकता। मेरा भाई 2 दिन तक अस्पताल में पापा के साथ था। उसके बाद उन लोगों का फ़ोन आता ही रह गया। जब भाई गया तो वे लोग कहे कि कहीं चोरी करना है, और कह रहे थे कि मेरा भाई मना कर दिया कि जब तक पापा हॉस्पिटल में हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले पापा को ठीक हो जाने दो। तब वो सारे लोग मिलकर मेरे भाई को खूब पीटने लगे। तब श्रेयांश पहुंचा और मेरे भाई को छुड़वाया और उन सारे गुंडों को पुलिस थाने में पकड़वा दिया। तब जाकर मेरे भाई को एहसास हुआ कि ये लोग कितने मतलबी होते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, अगर कोई अपना है तो सिर्फ अपना परिवार। और मेरा भाई तब से सही रास्ते पर चल दिया, और तभी से श्रेयांश की इज्जत और रिस्पेक्ट दोनों मेरे पापा की निगाह में बहुत बढ़ गई, क्योंकि श्रेयांश ने ही पापा को हार्ट अटैक का नाटक करने के लिए कहा था, जिससे कि भाई को सही रास्ते पर लाया जा सके। मेरा भाई अब सही रास्ते पर आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। इसलिए पापा श्रेयांश के साथ तुरंत ही शादी के लिए मान गए। श्रेयांश की फैमिली में उसके मम्मी पापा, भैया भाभी और एक बहन भी थी। बड़ी दीदी तो उनकी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी हुई। मेरे पूरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी शादी के 2 साल बीते ही थे कि एक एक्सीडेंट में जेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब भाभी जी अकेली सी हो गई थी, पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। शायद कुछ कमी रह गई होगी। मेरी शादी के 1 साल पहले ही भैया भाभी की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद मुझे बच्चा हो गया। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक से फ़ोन आता है
कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी खाई में गिर गई है, पर वह नहीं मिले। बहुत खोजा गया तो पता चला कि वह बहुत नीचे फटे हुए कपड़े और खून के छींटे मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगा कि हो सकता है कि जंगली जानवर श्रेयांश जी को उठा ले गए। उसी समय मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मुझे उसका भी पालन पोषण करना था। सास ससुर की भी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। दो बेटे थे और दोनों इस तरह से। मेरा बेटा 1 साल का था। मेरे सास ससुर जी ने कहा कि तुम लोग चाहो तो बच्चे को मुझे देकर दूसरी शादी कर लो, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं नहीं मानी और दीदी जी भी नहीं मानी। पर जेठ जी के जाने के कुछ दिन बाद जैसे मुझसे नफरत करने लगी थी। वह हर वक्त चिचड़ी जैसे रहती थी। पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा नाराज रहने लगी थी। मेरे श्रेयांश जी के जाने के बाद तो मैंने सोचा कि शायद उन्हें मेरे ऊपर दया आए और वो सही हो जाए, पर ऐसा नहीं था। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी, खाना पीना सब कुछ अपने कमरे में ही करती थी। मैं श्रेयांश जी की यादों के सहारे अपने बच्चे को और परिवार की सेवा कर रही थी। पर श्रेयांश के जाने के 1.5 साल बाद अचानक से रात को करीब 1 बजे मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। पहले तो मैं डर गई, पर फिर लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी। पर थोड़ी देर बाद फिर खटखट की आवाज़ आई तो मैंने धीरे से आ करके दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि बिल्ली ही होगी। वो चली गई और मैं अपने बेड पर जाकर फिर लेट गई। अब यह हर दूसरे तीसरे दिन होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि कौन है। एक बार तो गेट खोलते ही मेरी जेठानी जी सामने पड़ गई। पूछने लगी कि क्या हुआ रेशमा। मैंने कहा दीदी, पता नहीं क्यों रात को मेरा दरवाजे पर कोई ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कोई खटखटा रहा हो। तो दीदी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, तुम जाकर सो जाओ। मैंने मम्मी पापा जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि बिल्ली होगी, डरा मत किया करो। हम लोग तो पास में ही रहते हैं, अगर डर लगे तो हमें जगा लिया करो। मुझे भी लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, पर दीदी की हरकत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। ऐसे कि एक रात को मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि दीदी काला कंबल ओढ़े अपने कमरे में घुस रही थी और दरवाज़ा बंद कर ली। वह इतनी रात को काला कंबल ओढ़ के कहाँ से आ रही थी और क्या था उनके पास। सुबह जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे ऊपर चिढ़ गई कि ठंडी है, अब ये दिन आ गए हैं कि तुम कहो तो मैं ओढ़ूंगी और तुम कहो तो मैं पहनूंगी। अपने काम से काम मतलब रखो। मैं डर गई और फिर मैं चुप रहना ही ठीक समझा। पर एक रात को मैं ऐसे ही सोई थी और उस दिन फिर मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। उस रात मैंने तुरंत आकर दरवाज़ा खोल दिया कि जो भी होगा भागने का मौका नहीं मिलेगा। पर दरवाज़ा खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। मैं चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर लेटी ही थी और मेरे सामने जो था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं ज़ोर से चिल्ला उठी कि मम्मी जी, और उस समय शायद मेरी आवाज़ बाहर तक गई और मम्मी पापा तुरंत दरवाजे के पास आ गए और वे लोग खटखटाने लगे। जेठानी जी की भी आवाज़ आ रही थी कि क्या हुआ रेशमा, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ। पर मैं सामने का नज़ारा देखकर बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने मेरे पति श्रेयांश जी बैठे थे, पर उनकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। वह कंकाल जैसे हो गए थे। आंखें उनकी धंस चुकी थी, जैसे शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हो। एकदम वो भूत की तरह लग रहे थे। दाढ़ी बाल बढ़ गया था। उन्होंने मेरा मुंह दबा लिया। मैंने कहा, पहले कि आप कौन। उन्होंने मेरा मुंह दबा लिया तो फिर धीरे से खोलते हुए कहा कि चिल्लाना मत, मैं तुम्हारा पति श्रेयांश। ये सुनते ही मैं हैरान हो गई कि आप जिंदा हैं, पर आपकी हालत ऐसे कैसे। और फिर मैं उन्हें अपने गले से लगा लिया और मैंने कहा कि तो आप थे जो ये दरवाज़ा हमेशा खटखटाते थे। तो कहने लगी कि हाँ। मैंने पूछा कि पर तुरंत ही आप कहाँ भाग जाते थे, आपको दिन में आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे थे, और आप इतने दिन कहाँ थे। आपको देखकर मम्मी पापा कितने खुश होंगे। आपको क्या पता कि हम लोग कितने परेशान हो गए थे। आप कहाँ थे और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मेरे इतने सवाल सुनते सुनते उन्होंने फिर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि चुप करो पहले और मुझे माफ़ कर दो।
मैंने कहा, आप यहाँ कहाँ थे? कॉल क्यों नहीं किया और पहले क्यों नहीं आए? तो फिर उन्होंने जो बताया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोलने जाने लगी तो श्रेयांशी कहने लगे कि ज़रा संभल कर दरवाज़ा खोलना। मैंने दरवाज़ा खोला तो जेठानी जी मुझे धक्का देते हुए तुरंत मेरे पति के पास गई और श्रेयांश जी के ऊपर कंबल डालकर दबा ली। यह देखकर सास ससुर जी भी अंदर आए और बोले कि कौन है और क्या हो रहा है। इतने में जेठानी जी चिल्लाने लगी कि यही चोर है ना रेशमा, जो तुम्हारे दरवाजे को खटखटाता था। रुको, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अब दीदी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं तुरंत दीदी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर पीछे धक्का देते हुए मैंने कहा कि बहुत हुआ दीदी जी, आपने बहुत नाटक कर लिया, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप अपने देवर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह सुनकर सास ससुर जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि रेशमा बहू, तुम ये क्या कह रही हो? श्रेयांश जी खड़े हो गए और कहने लगे कि मम्मी पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मी पापा श्रेयांश जी की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए और फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर वो लोग भी मेरी तरह सवाल पर सवाल करने लगे कि श्रेयांश बेटा, तुम कहाँ थे? बेटा, इतने मेरे सवाल थे, उससे कहीं ज़्यादा सवाल मम्मी पापा के थे। उन लोगों ने अपने बेटे को गले लगा लिया। जेठानी जी गुस्से से लाल हो रही थी। तब मैंने कहा कि मम्मी पापा जी, श्रेयांश जी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस दिन तो श्रेयांश जी गाड़ी लेकर गए ही नहीं थे। जब हम लोग बाहर थे तो जेठानी जी ने श्रेयांश के जूस में नशीली दवा डालकर अपने कमरे में कैद कर लिया था और खुद गाड़ी लेकर जाकर और कपड़े ले जाकर गाड़ी को खाई में गिरा दिया था। और वहाँ पर खून के छींटे थे, वो पता नहीं किसके थे, पर गाड़ी और कपड़ा श्रेयांश जी का ही था। यह सब जेठानी जी ने किया है। तो मम्मी पापा कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने बहू? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? इनकी हालत बद से बदतर कर दिया आपने। तो श्रेयांश जी बताने लगे कि मैं बहुत भाभी से मिन्नत करता था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे, पर भाभी मुझे ठीक से ना खाना देती थी और ना कभी बाहर आने देती थी। नींद की गोली देते थे और ऐसा क्या देती थी कि मैं दिन भर सोता ही रहता था। हर टाइम मुझे बांध कर ही रखती थी। बीच बीच में बीमार भी पड़ता था तो यह चुपके से जाकर मेरे लिए दवा लाती थी। मुझे मरने भी नहीं देती थी और जीने भी नहीं देती थी। तो मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपके देवर हैं, आपको इन पर दया नहीं आई? चलिए, इन पर दया नहीं आई, इनके माँ बाप पर भी दया नहीं आई थी? कम से कम एक छोटे से बच्चे पर तो दया आनी चाहिए थी। तब जेठानी जी मुझे पीछे धक्का देते हुए कहने लगी कि तुम लोगों को मेरे ऊपर दया आई? मैंने कहा मतलब? तो कहने लगी कि मेरे पति के जाने के बाद तुम लोग ऐश से रहते थे, खुश होकर रहते थे, घूमने फिरने जाते थे। तुम लोगों का एक साथ होना मुझे कांटे की तरह चुभता था। मेरे साथ ऐसा हो गया और तुम मेरे से 1 साल बाद आई हो, तो तुम कैसे खुश रह सकती हो? मैं देवर जी को मार नहीं सकती थी, पर तुमसे उनको दूर करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल रही थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी घटिया औरत, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हैं? तो कहने लगी, क्यों, मेरे दिल को जो सुकून मिलेगा वही मैं करूँगी। मेरी मम्मी जी आई और जेठानी जी को थप्पड़ मारते हुए बोली कि तू औरत नहीं, औरत के नाम पर एक धब्बा है। क्या तेरे अंदर कोई ममता नहीं? शायद इसीलिए भगवान ने तुझे बच्चा नहीं दिए। तो मैंने मम्मी जी से कहा कि प्लीज़ मम्मी जी, ऐसे मत बोलिए। यह तो सब ऊपर वाले की कृपा होती है कि किसको बच्चा होगा और किसको नहीं। पर जेठानी जी को देखकर लग रहा था कि उन्हें अभी भी कोई गम नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ, इस परिवार के साथ क्या किया है। उनको देखकर लग रहा था कि वह भी सबको ख़त्म कर देंगी। मैंने श्रेयांश जी से पूछा कि इतने दिनों से आप गेट खटखटा रहे थे? तो श्रेयांश कहने लगे कि हाँ। तो मैंने कहा कि जब मैं गेट खोलती थी तब कहाँ गायब हो जाते थे? तो कहने लगे कि कभी कभी उनकी दवा मेरे काम नहीं करती थी और नींद खुल जाती थी, तो मैं किसी तरह तुम्हारे गेट के पास आता था, क्योंकि तुम्हारा कमरा नज़दीक है और तुम मुझे देख लो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं चल भी सकूं या भाभी जी से लड़ सकूं, पर तुम्हारे से पहले भाभी सुन लेती थी और तुम्हारे दरवाज़ा खोलने से पहले यह मुझे खींच कर अपने कमरे में ले जाती थी।
पर इस बार तुमने जल्दी से गेट खोल दिया, वरना आज मेरी यही हालत होती। श्रेयांश की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मम्मी पापा का भी बुरा हाल हो गया था। पापा ने तुरंत गाड़ी निकालकर श्रेयांश को अस्पताल ले गए, क्योंकि श्रेयांश को चक्कर आने लगा था। मैं भी दीदी से कही कि दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबके भाग्य में एक जैसा नसीब नहीं होता है। किसी के नसीब में कुछ लिखा होता है तो किसी के नसीब में कुछ लिखा होता है। ऐसा करके हम किसी का नसीब नहीं बदल सकते, बल्कि हमारा भाग्य और ख़राब हो जाता है। पर दीदी को अभी तक पछतावा नहीं था। मेरी सासू माँ तो दीदी की तरफ देख ही नहीं रही थी। मम्मी जी को बार बार यही लग रहा था कि एक बेटा तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया और मेरे बेटे को मेरे घर की बहू ही उसकी जान के पीछे पड़ गई थी। श्रेयांश जी का इलाज चलने लगा, जैसे कि वह जल्दी स्वस्थ हो सके। मम्मी जी ने दीदी की माँ को फ़ोन किया और सारी बातें बता दी। दीदी जी के घर वाले आए। उन लोगों को भी अपने बेटी के किए ऐसे कारनामों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर मम्मी जी ने अब फैसला कर लिया था कि मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती, क्योंकि अगर आज यह ऐसा कर सकती है तो कल मेरे पोते के साथ भी कुछ भी कर सकती है। आप लोग इसे ले जाइए और हो सके तो डॉक्टर से इलाज करवा कर कहीं शादी करा दीजिए, वरना यह सबके लिए खतरा है। दीदी के मायके वाले भी दीदी को बहुत बोलने लगे, पर यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कई बार सबकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसलिए मैंने दीदी के मम्मी पापा को समझाया कि प्लीज़ आप दीदी को इतना मत डांटिए, क्योंकि अगर आप सब लोग खिलाफ हो गए तो ये अंदर से टूटी हुई हैं और भी टूट जाएंगी, और हो सकता है दूसरों को या तो फिर खुद को नुकसान पहुंचाएंगी। आप लोग अच्छे से इलाज कराइए, उनके साथ अच्छे से रहिए, फिर उसके बाद ये बोले तो उनकी शादी करा दीजिए। दीदी को उनके मायके भेज दिया गया। मेरे श्रेयांश जी को ठीक होने में पूरे 2 साल लग गए। अब एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, घर पर हैं। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। अभी भी जेठानी जी के घर जाती हूँ उनका हाल चाल लेने के लिए। उनका भी एक साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराया गया, वो बहुत ठीक हैं और अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। मैंने तो उन्हें माफ़ कर दिया है। कहीं ना कहीं श्रेयांश जी भी माफ़ कर दिए हैं, पर उनसे नज़रें मिलाकर बात कभी नहीं करते। उनके घर वालों ने एक रिश्ता देखा है। जब बहुत समझाने पर जेठानी जी तैयार हो गई और बहुत ही सादे तरह से उनकी शादी हो गई। अब वो भी खुश हैं। तो दोस्तों, अगर मन में कोई बात है तो उसे खुलकर कह दीजिए, वरना अंदर ही अंदर वह गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। और किसी दूसरे से जलन तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना नसीब होता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।